डियर स्टूडेंट, मैं अजय बताने आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फिजिकल ज्योग्राफी की एक सीरीज चल रही है और उसमें आज का टॉपिक है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, अक्षांश और देशांतर। तो पृथ्वी के ग्लोब पर कभी न कभी आपने इस तरह की रेखाएं देखी होंगी, कुछ वर्टिकल लाइंस और कुछ जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। इन रेखाओं को देखने पर मन में कौतूहल जरूर आता है कि इन रेखाओं का अर्थ क्या है और पृथ्वी के ग्लोब पर इन्हें क्यों खींचा गया है। तो इन्हीं रहस्यों को जानने के लिए और देशांतर और अक्षांश के बारे में और बेहतर समझने के लिए आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अक्षांश और देशांतर मात्र काल्पनिक रेखा हैं। जो रेखाएं ग्लोब पर क्षैतिज रूप में खींची गई हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, तथा जो रेखाएं वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर खींची गई हैं उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं और जिन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हैं उन पॉइंट्सों को हम कोऑर्डिनेट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट ए है जहां पर जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट मान लीजिए हमें इसका नाम देते हैं ए। तो इसके कोऑर्डिनेट, चूंकि ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 20 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री ईस्ट होंगे। तो चूंकि कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री हम लोगों ने पढ़ी है, तो कोऑर्डिनेट्स के द्वारा हम किसी बिंदु का निर्धारण कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा हम पृथ्वी पर किसी स्थान की लोकेशन निर्धारित कर सकते हैं। चूंकि पृथ्वी बहुत विशाल है और पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना, एक साथ अध्ययन करना आसान नहीं है, तो इसलिए हम पूरी पृथ्वी को छोटे छोटे जोन में डिवाइड कर लेते हैं। दो अक्षांशों और दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र ग्रिड कहलाता है और इन छोटे छोटे क्षेत्रों का अध्ययन करके हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पहली बात तो ये कि इससे जो है पृथ्वी का अध्ययन करना हमें आसान हो जाता है। दूसरा ये कि पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण आसान हो जाता है। डियर स्टूडेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप लोगों को नोट करने के लिए। तो आप इसका जो है अपना एक बढ़िया सा नोट बना लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो भी बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 3 मार्कर क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला तो ये कि अक्षांश किसे कहते हैं, दूसरा देशांतर किसे कहते हैं, और तीसरा ये कि ग्रिड किसे कहते हैं, या किसी भी गोलार्ध में निर्देशांकों का, किसी भी स्थान के निर्देशांकों का निर्धारण किस प्रकार करते हैं। तो इस प्रकार के ये 3 मार्कर्स यहाँ से बन सकते हैं। चलिए तो हम आगे स्टडी को बढ़ाते हैं और अक्षांश से रेखाओं से संबंधित और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमें जो समझ में आया, ऑल आर इमेजनरी लाइंस, जो लैटिट्यूड्स होती हैं इमेजनरी लाइंस होती हैं और ये किसी लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है। कुछ फिनोमेना हैं बच्चों जिनमें कंफ्यूजन होता है। कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनको सारे बच्चे एक ही मान लेते हैं। पहली टर्मिनोलॉजी है लैटिट्यूड या अक्षांश, दूसरी टर्मिनोलॉजी है अक्षांशीय रेखाएं या लैटिट्यूडनल लाइंस, और तीसरी है अक्षांशीय वृत्त या लैटिट्यूडनल सर्कल। सामान्यतः जो स्टूडेंट्स हैं वो तीनों को एक ही फिनोमेना समझते हैं, एक ही टर्मिनोलॉजी का अर्थ एक ही निकालते हैं, लेकिन ये तीनों टर्मिनोलॉजी जो है अलग अलग हैं। अब हम यहाँ पर तीनों टर्मिनोलॉजी को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लैटिट्यूड को समझते हैं। तो ये बात क्लियर रखिए कि लैटिट्यूड या अक्षांश एक एंगल है। अगर डेफिनेशन के तौर पे हम देखें तो पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर खींचा गया कोण या पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी स्थान की पृथ्वी के सेंटर से एंगुलर डिस्टेंस को अक्षांश कहते हैं।
अब ये तो डेफिनेशन की बात हो गई, लेकिन इससे क्लियर नहीं होगा। लेकिन आप पिक्चर में देखिए कि जैसे अपन देख रहे हैं कि ये है हमारी इक्वेटर और ये है अर्थ ऑफ सेंटर। अब इक्वेटर से ये जो एंगुलर डिस्टेंस जो दिख रही है 30 डिग्री का जो एंगल दिख रहा है, दैट इज द लैटिट्यूड ऑफ, ये जो अक्षांशीय रेखा है पृथ्वी की सतह का, ये मान ली ये वाला जो पॉइंट है यहाँ की एंगुलर डिस्टेंस को ये शो कर रही है। तो एक्चुअल में जो लैटिट्यूड्स हैं, अक्षांश हैं, वो एंगल हैं और वो एंगल विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर हैं और ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इस प्रकार इसे हम अक्षांश कहते हैं। अब अगर पृथ्वी की सतह पर जितने भी इन अक्षांशों पर स्थित जो बिंदु हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, और ये इसी ग्लोब में अगर अपन यहां पर देखें 30 डिग्री पर स्थित है, तो ये जो सारे बिंदु जो एक समान अक्षांशों पर स्थित हैं, उनको मिलाने वाली रेखा को हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं, लैटिट्यूडनल लाइंस कहते हैं। तो यहां पर मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जो अक्षांश होते हैं वो एक एंगल है या एंगुलर डिस्टेंस है जो इक्वेटर के रिस्पेक्ट में अर्थ के सेंटर से नापी जाती हैं। क्लियर है। और दूसरा जो अक्षांशीय रेखा है जिनको हम लैटिट्यूडनल लाइंस कहते हैं, वो पृथ्वी की सतह पर समान अक्षांशों पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। तो यहां पर अगर ये पूछे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ लैटिट्यूड, तो इसका आंसर होगा डिग्री। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन, तो इसका आंसर मीटर या किलोमीटर होगा। अक्षांशीय रेखा को यदि हम ध्यान से देखें तो अक्षांशीय रेखाएं वास्तव में एक कंप्लीट सर्कल हैं। अक्षांशीय रेखाएं वास्तव में एक वृत्त हैं। अक्षांशीय रेखाएं वास्तव में एक वृत्त हैं जो सभी अक्षांश भूमध्य रेखा के समानांतर होते हैं। सभी अक्षांश आपस में भी समानांतर होते हैं और भूमध्य रेखा के भी समानांतर होते हैं। भूमध्य रेखा पर खींचा गया अक्षांश सबसे बड़ा वृत्त होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा की त्रिज्या सर्वाधिक होती है, इसलिए भूमध्य रेखा के अक्षांशीय वृत्त को ग्रेटर सर्कल या बृहत्तम वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। अब हम ये देखते हैं कि पृथ्वी के ग्लोब पर कितने अक्षांश हैं। तो अगर हम देखें तो पहला अक्षांश हमें दिखाई दे रहा है 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। हम अगर उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव की ओर चलें तो 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 10 डिग्री अक्षांश, 20 डिग्री अक्षांश, ऐसे करते करते हमें उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश मिलता है। और इसी प्रकार यदि हम दक्षिणी गोलार्ध में चलें, दक्षिण ध्रुव की ओर चलें, तो सिमिलर जो है हमें पुनः इक्वेटर के बाद 90 अक्षांश मिलते हैं। तो इस प्रकार पूरे ग्लोब पर एक 0 डिग्री अक्षांश इक्वेटर का, प्लस 90 डिग्री अक्षांश नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के, प्लस 90 डिग्री अक्षांश सदर्न हेमिस्फीयर के। तो इस प्रकार पूरे ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या 181 आती है। ठीक है। अब अगर यहीं पर हम अक्षांशीय रेखाओं को देखें तो चूंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों बिंदु रूप में है, यहां पर किसी रेखा का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि किसी भी रेखा के लिए न्यूनतम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। इसलिए अक्षांशीय रेखाओं की गणना करते समय हम 181 में से 2 माइनस कर देंगे, तो पृथ्वी के ग्लोब पर कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या 179 आती है। इसी प्रकार यदि अक्षांशीय वृत्तों की गणना करें तो पृथ्वी पर कुल 179 अक्षांशीय वृत्त आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब ये कि 2 अक्षांशों के बीच में कितनी दूरी होती है, यानी कि 1 डिग्री अक्षांश और 2 डिग्री अक्षांश के मध्य कितनी दूरी होती है। तो इनके मध्य औसत 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ये लैटिट्यूड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को आप लोग अपनी नोटबुक में डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर ऐसे ही याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके बारे में डियर स्टूडेंट हम अब डिटेल से पढ़ेंगे।
जैसे आप लोग देख रहे हैं कि जो पहला लैटिट्यूड है वो है 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश, और दूसरा जो है 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और तीसरा 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और नेक्स्ट जो लैटिट्यूड इंपॉर्टेंट है वो है आर्कटिक सर्किल, और इसके अलावा जो है वो है अंटार्कटिक सर्किल। इन इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स को, इन इंपॉर्टेंट अक्षांशों को हमें गहनता से अध्ययन करना आवश्यक है। चलिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट अक्षांश लेते हैं, इसका नाम है इक्वेटर। इक्वेटर इसका नाम इसलिए है क्योंकि यह पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसे भूमध्य रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पृथ्वी के मध्य में स्थित है। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ वर्ष भर विषुव की स्थिति बनी रहती है, जहाँ विषुव का अर्थ है सम, दिन और रात। वैसे इक्वेटर पे वास्तव में वर्ष में 2 बार सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, और वो 2 दिन, पहला है 21 मार्च और दूसरा है 23 सितंबर। सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण इक्वेटर या भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंध की होती है। यहाँ पर प्रायः शीत जलवायु का अभाव होता है। भूमध्य रेखा ही एकमात्र ऐसा अक्षांश है जो दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर स्थित होता है। भूमध्य रेखा का अक्षांशीय वृत्त सबसे बड़ा वृत्त है। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से होकर निकलती है। साथ ही ये 3 महासागरों पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन से भी होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक देश अफ्रीकन देश हैं, जो आपको चित्र में दिखाई भी दे रहे होंगे। जो दक्षिण अमेरिका के देश हैं उनमें है इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। अफ्रीका के देश हैं उसमें है गैबोन, कैंगो, डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कैंगो, उगांडा, कीनिया, सोमालिया, मालदीव। और एशिया देश हैं इंडोनेशिया और एक कैरिबियन द्वीप है किरिबातु। तो ये भूमध्य रेखा पर स्थित प्रमुख देश हैं जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। ये इक्वेटर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। इन बच्चों इनको सारे पॉइंट्सों को आप नोट डाउन करिए, अपने नोट्स बनाइए और इन फ्यूचर इस्तेमाल करिए। आइए हम अब जो है कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ट्रॉपिक्स का मतलब है उष्ण कटिबंध और कैंसर का अर्थ कैंसर ही है। आरंभिक काल में यह माना जाता है कि यह उस अयन वृत्त को डिनोट करता है जहां पर कैंसर के मरीज अधिक होते हैं। हिंदी में इसे कर्क रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय सूर्य कर्क राशि में होता है। वास्तव में कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उष्ण कटिबंध का सीमांत है। यह वह अंतिम सीमा है जहां कभी न कभी सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, और कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। चूंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, अतः यह उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। अब ये जो कर्क रेखा है वो 23.5 नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही क्यों स्थित है? तो इसका कारण है पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के झुकाव पर है, इसलिए सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री पर ही लंबवत आती हैं। कर्क रेखा के कारण ही भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। कर्क रेखा भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पूरे विश्व में कर्क रेखा 16 देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से निकलती है। ये 3 कॉन्टिनेंट में फैली हुई है।
16 कंट्रीज से होकर गुजरती है और 6 वाटर बॉडीज से होकर गुजरती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डियर स्टूडेंट, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो ट्रैवलिंग पाथ है वो हमें बहुत अच्छे से ट्रेस करना है, उनकी सभी वाटर बॉडीज़ को, उनकी सभी कंट्रीज़ को और छोटे छोटे प्लेसेस को बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि एमपीपीएससी में, यूपीएससी में, सीडीएस में और अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें बहुत सारा एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन आए हैं और आते रहे हैं, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। फिर से ये टॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। कभी कभी टॉपिक ऑफ कैंसर पे एमसीक्यू भी आ जाते हैं, जैसे नासिर झील से कौन सी लैटीट्यूड गुजरती है, या भारत के कितने राज्यों से टॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है, या एक क्वेश्चन ऐसे भी मैंने देखा है कि भारत की कौन सी नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। या ऐसा आ सकता है कि जो सेंटर ऑफ द अर्थ से 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा स्थित है, तो इसका आंसर भी जो है कर्क रेखा है। और भारत के जो मैप है, इंडिया का जो मैप है, उसमें जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दिखाया है, क्योंकि भारत जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और ये भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और इसी कारण जो है भारत में जून माह में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है और 21 जून को भारत में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में एक और लैटीट्यूड है जिसका नाम है मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। यह 3 कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय जोन की अंतिम सीमा रेखा को निर्धारित करती है। मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, अतः दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सूर्य की अवधि सर्वाधिक और रात की अवधि न्यूनतम होती है। जब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, उसी समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। उदाहरण के लिए 22 दिसंबर को जो है भारत में बहुत ही शीत ऋतु होती है, या पूरे उत्तरी गोलार्ध में ही जो है शीत ऋतु होती है। और मकर रेखा के कारण ही दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है, खास करके ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रीष्म ऋतु है बहुत ही प्रसिद्ध है। मकर रेखा जब तीनों कॉन्टिनेंट से गुजरती है तो साथ में जो 3 मेजर बॉडीज हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और इंडियन ओशन, इससे भी जो है मकर रेखा गुजरती है। कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं जो मकर रेखा पर स्थित है, उसमें जो है पहला नाम चिली, अर्जेंटीना और अफ्रीका का जो बोत्सवाना, मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका, इन तीनों को बहुत अच्छे से हमको ध्यान में रखना है। ये तीनों कॉन्टिनेंट से मकर रेखा गुजरती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से सभी तीनों मेजर लैटीट्यूड्स गुजरते हैं। तो कैप्रिकॉर्न साउथ अफ्रीका की एक रिवर है लिम्पोपो, उसको 2 बार काटती है, और ये दक्षिणी अमेरिका की वर्मेजो रिवर को 3 बार काटती है। साथ ही साथ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मेजर डेजर्ट से होकर गुजरती है, जैसे अर्जेंटीना का पैटागोनिया डेजर्ट और दक्षिण अफ्रीका कालाहारी मरुस्थल और ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया और ग्रेट सैंड डेजर्ट, यहाँ से मकर रेखा गुजरती है। तो बच्चों इन पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देना कि वो कौन कौन से डेजर्ट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। 3 और इम्पोर्टेंट लैटीट्यूड्स हैं जिनको हम और डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज आर्कटिक सर्कल, सेकेंड इज अंटार्कटिक सर्कल, थर्ड वन इज हॉर्स लैटीट्यूड, अश्व अक्षांश। तो अब अगर आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल को हम देखें तो ये ग्लोब पर कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। चूंकि ये आर्कटिक ओशन से होकर गुजरता है इसलिए इसका नाम आर्कटिक सर्कल रखा है। और जो अंटार्कटिक सर्कल है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, और ये संपूर्ण अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को घेरे हुए, इसलिए इसका नाम जो है अंटार्कटिक सर्कल रखा गया है।
अब बात यह है कि जो आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल है वो दोनों ही 66.5 डिग्री पर ही क्यों डिसाइड हो रहे हैं। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर परपेंडिकुलर होती है तो सूर्य की जो किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री तक जाती हैं और उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री पर जाती हैं और इसी को हम इक्विनॉक्स कहते हैं। मतलब सूर्य की किरणों का विस्तार 1 और 90 डिग्री तक हो सकता है। तो जब 21 जून आता है तो और 21 जून को जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन रेज परपेंडिकुलर होती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में तो सूर्य का इंसोलेशन, सूर्य ताप बढ़ जाता है, सूर्य की रोशनी बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम नीचे की ओर देखें तो नीचे की ओर सूर्य की किरणों का विस्तार 90 डिग्री तक होगा। तो अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री में है उसमें अगर हम 90 डिग्री को ऐड करें तो ये दक्षिणी गोलार्ध के 66.5 डिग्री तक पहुंचता है। यानी कि 21 जून को जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनरेज परपेंडिकुलर होती है तो अंटार्कटिक सर्किल वो लास्ट लिमिट है जहां तक सनरेज पहुंचती हैं। क्यों? इसके आगे साउथ पोल पे उस पीरियड में रात होती है। इसी प्रकार जब 22 दिसंबर को ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न पर सनरेज परपेंडिकुलर होती हैं तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्किल वो लास्ट लिमिट है, वो अंतिम सीमा है जहां पर सूर्य की किरणें पहुंचती हैं, सूर्य की रोशनी पहुंचती हैं। क्योंकि इसके आगे उत्तरी जो ध्रुव है उस समय 22 दिसंबर को यहां पर 6 महीने की रात होती है। तो इसलिए ये सूर्य की किरणों की पहुंच को डिसाइड करते हैं। इन दोनों सर्किल के आगे कभी भी सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं और इन दोनों सर्किल पर कभी भी सूर्य की रेस परपेंडिकुलर नहीं पहुंचती हैं। अतः सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी पहुंचती हैं तो यह जो है शीत कटिबंध वाला क्षेत्र है। आर्कटिक सर्किल नॉर्वे, ग्रीनलैंड, यूएसए, कनाडा, अलास्का और आर्कटिक ओशन से होकर गुजरता है, जबकि अंटार्कटिक सर्किल पूरा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के चारों ओर फैला हुआ है। नेक्स्ट लैटिट्यूड हॉर्स लैटिट्यूड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वास्तव में अश्व अक्षांश दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री तक फैली हुई उच्च वायुदाब की पेटी है। हॉर्स लैटिट्यूड पछुआ पवनों और उत्तरिक पवनों के मध्य में स्थित होती है। मध्यकाल में जब अरब व्यापारी घोड़ों का व्यापार करते थे तो इस उच्च वायु दाब की पेटी पर अत्यधिक प्रतिरोध होने के कारण उन्हें कई सारे घोड़े समुद्र में ड्रॉप करना पड़ते थे और इसीलिए इन अक्षांशों का नाम हॉर्स लैटिट्यूड पड़ा है। तो हॉर्स लैटिट्यूड हाई प्रेशर की है लेकिन ये बहुत ही शांत पेटी है। डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश पर डिस्कस किया, कौन कौन से मुख्य अक्षांश है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और हमारे दैनिक जीवन में इन अक्षांशों का क्या महत्व है। तो मुझे लगता है कि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिला होगा और इसके बारे में और बेहतर समझ विकसित होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल अजय भताने क्लासेस। तो आप नए नए वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जितने भी नए वीडियोज हैं वो आपको समय पर मिलते रहेंगे। थैंक यू वंस अगेन।